नमस्कार दर्शकों, मैं गीतांजलि कश्यप दूरदर्शन के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने एक छोटी सी जगह से उठकर स्ट्रगल कर कर एक बड़ी जगह मुंबई जैसी जगह में अपना नाम बनाया है। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं सुमित शर्मा जी, जो कि म्यूज़िक कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया इस मंच पर आने का। ये मेरा एक काफ़ी पुराना सपना था बचपन का कि मुझे दूरदर्शन के साथ एसोसिएट होना था, कुछ करना था। और कई बार इस बिल्डिंग के सामने से गुजरता था तो सोचता था कि कभी मौका मिलेगा जीवन में तो शायद अंदर जाऊंगा। जी। और आज इस मंच पे आके बड़ा ये मेरे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको गर्व महसूस हो रहा है दूरदर्शन में आकर। हम भी बहुत हर्ष से प्रफुल्लित हैं कि आप यहाँ पर आएँ। मैं आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो ये जानना चाहूँगी कि आज का जो युग है या जो जनरेशन है वो पहले एजुकेशन को प्रेफरेंस देती है, तो आपके मन में ये थॉट कब आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी, मेरे मन में ये नहीं आया, मैंने म्यूज़िक को नहीं चुना। संगीत ने मुझे चुना और मैं ये भगवान का आशीर्वाद है कि संगीत ने मुझे चुन लिया। मैं 7 साल का था उस वक्त शायद, और तब दादाजी ने हमें एक छोटा सा रेडियो दिया और पिताजी ने एक टेप रिकॉर्डर दिया जिसमें कैसेट्स से हम म्यूज़िक प्ले किया करते थे। तो उस वक्त मैं कुछ धुन गुनगुनाया करता था। मुझे पता नहीं था इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं, लिरिक्स क्या होता है, कुछ नहीं पता था। कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं थी उसके पहले। तो पिताजी ने एक माउथ ऑर्गन भी दिया, बट वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो प्रैक्टिस चली गई क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर था। और हमें सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाई करके प्रथम आना है, पहले तो अच्छे नंबर लेके आना है, अच्छा पढ़ना है। तो कुछ वक्त तो वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई चलती रही। हाँ, और मेरी एक आदत थी, मैं सवाल बहुत करता था स्कूल के टाइम पे भी। तो जब वो सवालों से टीचर परेशान हो गए, क्योंकि मैं सवाल भी बड़ी अजीब करता था कि ये यूज़ कहाँ होगा, आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो। और मानिए आप, आज तक वो चीज़ें कभी यूज़ में नहीं आई हैं, बहुत सारी जिन चीज़ों के लिए मैंने सवाल किया था। तो उसी बीच म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता रहा और फॉर्मल ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ मैंने गज़लें सुनी हैं पंकज उधास जी की और जगजीत सिंह जी की, गाने सुने हैं किशोर कुमार जी के, लता मंगेशकर जी के गाने सुने हैं। यही मेरी ट्रेनिंग है। सुना है बस। तो आपने मतलब बचपन से कहते हैं कि एक जो कीड़ा होता है म्यूजिक का वो अंदर चला गया था, जो धीरे धीरे डेवलप हुआ एज के साथ में। जी। तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है? जी, मैंने राजा जन्मेजय की नगरी नागदा, छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है मध्य प्रदेश का। वहाँ से मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा की है स्कूल की। उसके बाद मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी जगहों पे पढ़ने को मिला और बढ़ने को मिला। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे अपनी विद्यालय की शिक्षा की थी, उन्होंने उज्जैन नगरी, महाकालेश्वर भगवान की नगरी, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो एक काफ़ी ना कह सकते हैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रही है उस वक्त पढ़ते वक्त भी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं IT इंजीनियर हूँ। और ये इंजीनियरिंग घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी ताकि और ये सही भी डिसीजन था, क्योंकि जब आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि जब आप कुछ करेंगे फ्यूचर में तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है सक्सेस की, या आप अपनी जीवन में गुजर बसर कर पाएंगे या नहीं ठीक से। तो जब आपने डिसीजन लिया कि भले ही मैंने इंजीनियरिंग कर ली है लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मुझे तो मतलब म्यूजिक कंपोजर बनना है, तब आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? जी, घर वालों का रिएक्शन, मैं सौभाग्यशाली हूँ इसमें भी क्योंकि घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। उनका बस यही कहना था कि जब आप इस आर्ट की सीढ़ी पर चढ़ो, वो चाहे लिरिक्स राइटिंग हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, कोई भी करियर हो जहाँ पे आर्ट होता है, तो हमारे देश में अभी इसे बदलने की काफ़ी ज़रूरत है कि आर्ट ऐसी फील्ड नहीं है जो सेकेंडरी है। जैसे कई बार आप कहते हैं मैं गाने गाता हूँ, तो फिर पूछते हैं लोग अच्छा काम क्या करते हो, तो गाना गाना भी काम होता है। तो घर वालों का रिएक्शन सिर्फ इतना था कि आपकी जो मर्जी हो करो, अच्छा करो, अगर उससे आपको सुकून मिलता है, इस दुनिया में कुछ अच्छा होता है तो आप करो, लेकिन अपने आप को संभालने के लिए जब आप गिरो तो वो डिग्री जो है आपको संभाल लेती है, आपकी पढ़ाई संभाल लेती है। एक स्ट्रगल के समय में कहते हैं कि अगर आपके पास
कमाने का या पेट भरने का एक जरिया है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रगल के समय में कोई भी आपका साथ नहीं देता। बिल्कुल जी, स्ट्रगल के समय में आपका हुनर आपका साथ देता है, लेकिन फिर भी हुनर भी एक स्ट्रगल के बाद अगर आपको पहचान मिल जाती है, काम मिलने लगता है तो लोग आपको पहचानेंगे, लेकिन जब तक आपको वो पहचान नहीं मिलती तब तक आपका एजुकेशन ही आपका सहारा होता है। बिल्कुल। सुमित जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जैसा आपने कहा कि इंजीनियरिंग करी है आपने, तो एक फ्रेंड सर्कल होता है कि हाँ भाई आज इनके इतने पैकेज की जॉब लगी है, इनके इतने पैकेज की जॉब लगी है, तो घर वाले बोलते हैं भैया तुम्हारे कितने पैकेज की लगेगी, कब लगेगी। तो एक ये जो प्रेशर है सोशल और ये फ्रेंड सर्कल का एक वो रहता है कि एक आइडेंटिटी होती है कि यार आपका फ्रेंड ये है, आपका फ्रेंड वहाँ इंजीनियर है, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या अचीव किया है। तो ये प्रेशर आपने कितना रहा, कैसा रहा, क्या क्या बातें सुनने को मिली और कैसे हैंडल किया? ये सवाल बड़ा गंभीर है और इसका यही बहुत अच्छा सवाल है। तो इस वक्त अभी जो भी मुझे देख रहे हैं एंड आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में हैं, आपका कोई भी सपना हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस सपने को छोड़िएगा मत, क्योंकि सपना आपका है, परिस्थिति और समाज उनका सपना नहीं है। और यही दो चीज़ें होती हैं जो आपके सपने को तोड़ने की कोशिश करती हैं, परिस्थितियाँ और समाज। उनका सपना नहीं है, उनका लेना देना नहीं है आपके सपने से, तो उनकी गलती भी नहीं है। आपका सपना है, आप ही को संभालना है। और वो सपना कुछ भी हो, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके जीवन में उससे कुछ अच्छा होगा, इस दुनिया में कुछ अच्छा आएगा, तो आप उस सपने को मत छोड़िए, करते रहिए। मुझे शुरुआती वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी उस वक्त। जैसे आपने कहा शुरुआती वक्त में आपको दिक्कतें आई, तो जो बेसिक शुरुआत है कि नहीं आज मैंने ये सोच ही लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है और आज से बस जो भी फोकस है मेरा म्यूजिक पे रहेगा या राइटिंग पे रहेगा, तो उस दिन की शुरुआत और उस दिन का स्ट्रगल जो है, उस दिन से शुरुआत हुई थी, वो स्ट्रगल आप मुझे बताइए कि कैसा रहा। अच्छा, ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मैं सीधे सीधे लिरिसिस्ट या म्यूजिक कंपोजर नहीं बना था। जी। उसका भी रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था और बड़ा सुंदर रास्ता था। तो इंजीनियरिंग के वक्त में जब मैं सुबह दिन भर प्रोग्रामिंग करता था और रात को चुपचाप बैठ के, किसी को पता नहीं था, मैं म्यूजिक सीखता था खुद से, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। और घर वालों ने मना किया था पहले इंजीनियरिंग करो, उनको बताया था तो इंजीनियरिंग भी छुड़वा देते। तो चुपचाप मैं रात को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखता था। उसी दौरान मैंने म्यूजिक रिव्यू लिखना शुरू किया। जी, संगीत की समीक्षा इस देश में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती, जो होना बहुत जरूरी है। उससे अच्छा संगीत आता है। जब तक आप समीक्षा नहीं करोगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छा क्या है। ये आपने पहली बार जो शब्द यूज किया है संगीत की समीक्षा, क्योंकि फिल्म समीक्षा हम लोग बहुत सुनते हैं कि जितनी भी फिल्म आती हैं, कई सारे चैनल से कई लोग हैं जो समीक्षा फिल्मों की करते हैं, लेकिन संगीत की जो समीक्षा की आपने बात की है, एक नया टर्म है जो शायद सभी ने पहली बार सुना होगा, तो इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो जब मैं संगीत की समीक्षा करने लगा तो उस वक्त ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, वहाँ पर मैं दोस्तों को पर्सनली, जो क्लासमेट्स होते थे, उनको भेजता था कि ये फिल्म का गाने आए हैं और ऐसे गाने हैं, इसमें ये सिंगर ने गाया है, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट प्ले हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो लोग कहते थे, ऐसे थम्स अप का एक साइन आता है, बस वो करके वो इग्नोर कर देते थे। अच्छा। तो ऐसा चलता रहा और कुछ वक्त के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई नहीं, संगीत की समीक्षा कौन पढ़ता है, तो रहने दीजिए। उसी रात एक फिल्म आई थी, आयुष्मान खुराना एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अच्छे आरजे भी रह चुके हैं, वो अच्छे सिंगर हैं, उनकी पहली फिल्म थी और उसका म्यूज़िक रिलीज़ हुआ था। और रात को 11:30 बजे मैंने वो गाने सुने। मैंने कहा ये आखिरी है, आज के बाद नहीं लिखूंगा, वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है। वो मैं लिख के सो गया 2-2:30 बजे, पूरे गाने सुने, रिव्यू लिखा, सो गया। और सुबह उसके जो एक कंपोज़र हैं अनिर्बन चक्रवर्ती, उनका मुझे 5:30 बजे सुबह मैसेज आता है और कॉल्स आते हैं। और फिर मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो हज़ारों लोग शेयर कर रहे हैं उसको, बहुत वो पॉपुलर हो गया रिव्यू। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो ऑडियंस है इसको पढ़ने वाली, वो भी है, कहीं है। और भगवान का आशीर्वाद है कि उस मोमेंट से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे रुकना नहीं है यहाँ से। उस दिन के बाद से काफ़ी मैगजीन्स में लिखना शुरू किया और काफ़ी मैंने खुद का पहला, इंडिया का सबसे पहला संगीत समीक्षा का शो मैंने शुरू किया। हालांकि ज़्यादा वक्त तक उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ फिर से करूँ, जैसे आप तारीफ कर रही हैं कि इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, तो क्योंकि ये टर्म जो आपने उस समय जो शुरुआत की थी, अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसा म्यूजिक बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा आपसे इस बात पे।
तो जब वो संगीत समीक्षा के साथ धीरे धीरे दोस्त बनना शुरू हुए, इंडस्ट्री में काफ़ी कंपोजर्स लिरिसिस्ट जानने लगे, और इंजीनियरिंग के बीच में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब मुंबई जाना चाहता हूँ, एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जेब में सिर्फ 400 रुपये थे उस वक्त, और इंदौर से एक ट्रेन जाती है अवंतिका, उसमें हम बैठ के चले गए, और रिजर्वेशन नहीं था, नॉर्मल टिकट था, लोकल डब्बे में बैठ के गए थे, टॉयलेट के पास में साइड में, हाँ वो पेपर बिछा के बैठे थे उस वक्त, और पहुंच गए। 400 रुपये थे जी। उस 400 रुपये से शुरुआत करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे उस वक्त। तो पहले साउंड इंजीनियरिंग की, साउंड इंजीनियरिंग, और वो भी खुद के पैसे से। अच्छा, घर वालों ने मना कर दिया कि इंजीनियरिंग कर ली, अब और क्या क्या करवाएं, कितने पैसे लोगे हमसे। हाँ अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। उन्होंने झूठ कहा था स्टार्टिंग में कि इंजीनियरिंग के बाद कुछ भी कर लेना। उन्होंने ये आधा सच था वो जी। अपने पैसे से करना ये नहीं कहा था। अच्छा। तो खुद पैसे कमाना शुरू किए। पहले आईटी हेड की जॉब की मैंने कुछ वक्त अहमदाबाद में, देन उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुआ। और जो रही बात पैकेज की, तो काफ़ी अच्छे पैकेज थे उस वक्त, बहुत सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। वो पैकेज मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बेमन से कोई काम करूंगा, वो चाहे कोई भी नौकरी हो, कोई भी काम हो, और आप भी अगर सुन रहे हैं इस वक्त, जो भी लोग देख रहे हैं मुझे, अगर आप बेमन से कोई भी काम कर रहे हो जो करने से आप खुश नहीं हो, तो ना ही वो काम अच्छे से होगा, ना ही आप खुश रहोगे। और जीवन बड़ा छोटा है और बहुत कुछ करना है आपको। सो वक्त जो है ना लिमिटेड, एक फ़ोन जो होता है 100% बैटरी होती है ना, तो आप सभी की ना एक डिफरेंट 100% बैटरीज हैं सभी की, और वो कम होती जा रही है धीरे 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 धीरे। तब आपको डिसाइड करना है उसमें गेम खेलना है, गाने सुनना है, काम करना है, या जो भी करना है। सो आप अपने जीवन को उस काम में लगा दीजिए जो भी आपका दिल है। आपका सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि दुनिया को कोई भी खुश नहीं रख सकता, आपको अपने आप को खुश रखना, ये प्रायोरिटी पहले बनानी चाहिए। और अगर आप खुश रहोगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली खुश होने लगेगी आपके आसपास। अब सोचिए, अगर लता मंगेशकर जी जो हैं, वो उन्हें गाना अच्छा लगता है, अगर मैं उनसे कहूँ नहीं क्रिकेट खेलिए, तो एक वक्त के बाद हो सकता है कि जो उनके फैंस हैं वो भी सुखी ना रहें, क्योंकि उनको उनकी आवाज़ से सुख मिलता है। तो आपकी खुश रहने से बहुत लोगों की खुशी डिपेंड करती है जी। और कई बार ये भी होता है कि घर वालों को शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उस चीज़ में, तो वही घर वाले, वही रिश्तेदार आपके फ़ैन हो जाते हैं कि हम तो जानते ही थे कि भाई ये तो कुछ बनेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये समाज है, ये दुनिया है। तो यदि हम अपने सुख के लिए, अपने सुकून के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप दुनिया को भी सुकून और परिवार को भी सुकून दे पाएंगे। तो ये जो मैं जानना चाहूँगी अब कि जो एक फॉर्मल, जैसे आपने कहा था मुझसे अभी जो चर्चा चल रही थी रिकॉर्डिंग के पहले, कि लिखने के लिए मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके पास थॉट्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं, लेकिन एक वो पैरामीटर में नहीं है, तो उनको पैरामीटर में बैठाना आपने कैसे सीखा? जी पहले तो 4-5 साल बड़ा स्ट्रगल था इसमें भी, क्योंकि मैं धुन बनाने लगा तो लिरिक्स लिखना आते नहीं थे, कभी किसी से सीखा नहीं था। सबसे बड़ी एक परेशानी जो मैंने समझी, जो बहुत सारे लोग इस वक्त फेस कर रहे होंगे, अगर आप लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, या कंपोज भी करना चाहते हैं उन्हें, तो सुनना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो जी। और करते रहना भी ज़रूरी है। आप रुक नहीं सकते जब तक, वो होता है ना, जब तक तपता नहीं तो सोना निखरता नहीं। तो वही वाली बात है। मुझे लिरिक्स लिखना नहीं आते थे। एक शुरुआत ऐसे हुई लिरिसिस्ट बनने की कि मैं एक शॉर्ट फिल्म थी, उसके कंपोज़र थे बार्ट एलिसन, यूरोप के कंपोज़र थे। उन्होंने म्यूज़िक दिया था और वो चाहते थे कि इस फिल्म में कुछ लिरिक्स हों और इंडिया से लिखी जाए वो। तो मेरे दोस्त थे, उसके डायरेक्टर थे उस वक्त, मुंबई में पहचान हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए, इसमें लिरिक्स लिखिए। मैंने कहा ठीक है हिंदी में लिख देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं इंग्लिश में लिखना है। तो अब हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषी, तो अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ काफ़ी दिक्कत थी। तो और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत है, वो हमारी मातृभाषा नहीं है। हाँ हिंदी पे मुझे बड़ा गर्व है। और अगर आपकी भाषा कोई भी हो, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से हो, आपकी जो भी लोकल भाषा हो, पहले आप उसे साधिए, उसे स्ट्रांग बनाइए। आप चाहे राजस्थानी हो, आप भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, आप उस भाषा को पहले आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद अगर हिंदी हो सकता है, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। और आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी हिंदी अच्छी है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं हम। और अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप कोई भी दूसरी भाषा सीख लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और हिंदी की काफ़ी एक अच्छी बात है कि आपके ना ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हिंदी में बात करते हैं जी। तो आपकी जो हिंदी है वहाँ तक जाती है
जी। और जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए ही काम करती है। वो कितना भी बोल ले कि हमें इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, भैया हम उन लोगों को प्रेफर करेंगे जिन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन वो काम तो हिंदी वाली भाषाओं के लिए ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भाषी लोगों के लिए काम होता है। आपको गर्व महसूस करना चाहिए। आपको हिंदी अगर आती है तो उसे आप साधिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनाइए। आप बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए। कुमार विश्वास जी को देखिए, मनोज मुंतशिर जी को देखिए, दिनकर साहब की कविताएं पढ़िए। उनकी जो हिंदी है वो आज जब आप सुनेंगे तो एक उसमें तेज होता है। एक्चुअली लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज आपका थॉट्स कितने अच्छे हैं, कितने प्योर हैं, कितने सच्चे हैं और उनमें कितना दम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के मेरे हिसाब से। कि लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगी अब कि जो बेसिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो न्यू कमर्स हैं, कैसे क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि जो दिक्कतें आपने फेस की वो मतलब उनके सामने ना आए? इसको थोड़ा सा और आप डिस्क्राइब करेंगे? जैसे आपने कहा कि आपने सुन सुन के सीखा, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एक प्रॉपर ऐसी कोई चीज़ें हैं, कुछ बुक्स हैं कि जिनसे आप लिरिक्स लिखना सीख सकते हैं, म्यूजिक बनाना सीख सकते हैं, तो इस बारे में मैं जानना चाह रही थी। तो अगर कोई ट्रेनिंग नहीं ली है आपने और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, मैं भी खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कभी ट्रेनिंग नहीं ले पाया और जब वक्त आया ट्रेनिंग लेने का तब तक काम शुरू हो चुका था। तो उसके बाद वापस पूरा मैं कोशिश करता हूँ अभी भी सीखने की और मैं जीवन भर सीखता ही रहूँगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सीखिए। सीखने के लिए आपको किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़े गुरु हैं जो आपके, वो है आपका जीवन। जो भी पल है, जो भी जिनसे भी मिल रहे हैं, आप सीखते रहिए। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या अच्छी लिखाई क्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी बहुत सारे गाने होते हैं, एक सिंगल वर्ड को, जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है और उसको किसी धुन पे बैठा दिया जाता है ताकि आपके दिमाग पे वो हैमर हो सके बार बार और आपको वो अच्छा लगने लगे। ये बहुत ही गंदी आदत है, जो भी कंपोजर्स या लिरिसिस्ट कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिसमें रिपीट होते हैं वर्ड, लेकिन कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी होती है, वो शब्द इतना अच्छा होता है कि जितनी बार आप वो सुनते हैं आपको अच्छा लगता है जी। एक ही शब्द को। तो मैं अगर उदाहरण दूं अच्छी लिखाई का, तो पीयूष मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गीत लिखा था, आरंभ है प्रचंड जी। तो उससे आपको एक सेक्शन, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपको सीखना है सुनते सुनते जी। तो उसकी एक लाइन है, कृष्ण की पुकार है, भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, ये जिंदगी है ठोकर, सॉरी मैं आगे की लाइन भूल रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन है इसमें आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान चाहे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो ये जो बीच के वर्ड हैं, आन बान शान बाण, ये बीच में राइम हो रहे हैं जी। एंड हमें ऐसा सिखाया जाता है, या हम जो सुनते हैं गाने, हम आखिरी शब्द जो होता है उसको राइम करने की कोशिश करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं नीचे। जैसे मेरा एक गीत है जो अभी कुछ वक्त में रिलीज होने वाला है, अगले हफ्ते। उसकी एक लाइन है, जरा खिड़की तो खोलो क्या साजिश हो रही है, मेरे ख्वाबों की आंखों से बारिश हो रही है। तो बहुत खूब। तो मैंने, धन्यवाद, साजिश हो रही है और बारिश हो रही है, ये मैंने मिलाने की कोशिश की है वहाँ पे। पर ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही करना है। आप चाहें तो आन बान शान चाहे या हो जान का दान, आप एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो दो दो दो, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है आखिरी में, ये तो राइम हो ही रहा है, साथ में बीच में जो सिलेबल्स होते हैं वो भी राइम हो रहे हैं। तो गजल में भी ये चीज यूज होती है जी। और ऐसे ही सीखा जाता है जी। आपको शब्दों को समझना होगा। मेरी शुरुआत रेडियो से हुई थी, तो रेडियो में आपको ना ऑडियो पे बहुत बड़ा ध्यान देना होता है, शब्दों पे ध्यान देना होता है, क्योंकि और एक कहावत है रेडियो में कि पिक्चर इज क्लियर। उसमें जो आपकी छवि जो होती है, आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो ज्यादा आप क्लियर पिक्चर इमेजिन कर पाते हो, क्योंकि आप कुछ देख नहीं रहे हो। आप जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपने जो भी शब्द सुना है। तो जब आप सुनने लगते हो किसी चीज को और उसे साध लेते हो एक एक शब्द को, तब आपको ट्रेनिंग के लिए एक ऐसा जरिया मिल जाता है कि आपकी एक भूख बढ़ने लगती है कि मैं और सुनूं, और सीखूं, अच्छा सुनूं, अच्छा सीखूं जी। और जैसे मैंने कहा, मनोज मुंतशिर जी को देखिए, उनकी हिंदी कितनी अच्छी है। उन्होंने इंडस्ट्री में 20-25 साल अभी हो चुके हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारा गाना लिखा है, तेरी मिट्टी। कितना प्यारा गाना है, देशभक्ति का गाना। उन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की थी, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट उन्हें एक फिल्म का गाना मिला था।
और अच्छा, अभी फिर से मैं कहूँगा, आपसे मेरी बात हो रही है, आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, फिल्म एक अंत नहीं है, फिल्म तक जाना कोई एक जर्नी नहीं है, एक मुकाम नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप चाहें तो रेडियो में, चाहे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप प्लेज लिख सकते हैं, और गीत आप खुद के भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फिल्म ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से आप अच्छा लिख सकते हैं या गाने लिख सकते हैं। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है जी, तो आज आप कहीं से भी सीख सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं सुमित शर्मा जी, और हम बात कर रहे हैं उनके स्ट्रगल की। सुमित जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने से समीक्षा की शुरुआत की। आजकल चूँकि मैं भी लिखती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है इस चीज़ का, तो आजकल के म्यूज़िक कंपोजर्स की डिमांड होती है कि हमें तो एक हुक लाइन चाहिए, और वो हुक लाइन इतनी ट्रिकी और इतना मतलब कहते हैं ना कि इतनी बार रिपीट होनी चाहिए कि वो एक हैमर का मतलब वर्क करे जो लिसनर्स हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि सरवाइव तो करना है, और म्यूजिक कंपोजर जैसा बोलता है वैसा लिखना भी होता है, क्योंकि आपको बने रहना है। तो उसका क्या आपने हल निकाला है? जी, इसका सबसे पहला हल तो ये है कि आप सच कहना सीखिए। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे इस चीज़ की तो ये चलता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं जाके तो बोलना पड़ेगा। और क्या होता है ना, जो अच्छे कंपोजर्स होते हैं वो समझते हैं, जैसे ए.आर. रहमान सर हैं, अब उनके कोई भी गाने सुन लीजिए, वो चाहे कमर्शियल, जैसे उनका एक बहुत ही, जिस गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड है जी, जय हो बार बार रिपीट हो रहा है ना, लेकिन वो गाना बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी जो जगह है गाने में, जिस जगह पे उसे आना है, और जो आसपास का उसका एक एटमॉस्फेयर है, वो चाहे मुखड़ा हो, अंतरा हो, या बीच का इंटरलूड हो, उसे इस तरीके से कंपोज किया गया है कि वो फूहड़ ना लगे, वो जबरदस्ती घुसाया हुआ नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है रिदम में ही चल रहा है, और उसकी नीड है यहाँ पर रिपीटेशन की। हाँ, तो जिसे संगीत का ज्ञान होगा, और संगीत का ज्ञान का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मल ट्रेनिंग, जिसे संगीत की सादगी पता है, उसकी अच्छाई पता है, वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि हुक लाइन क्या है। मैं मुझसे कहते हैं बहुत सारे कंपोजर, अभी मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं इंडस्ट्री में, वो सुन रहे होंगे, तो मैं माफी चाहता हूँ, आप भी मुझसे कहते हैं कई बार कि सुमित इसका हुक चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा, कई बार होता है, ये हम भी फेस करते हैं कि हुक लाइन चाहिए, हमें तो ऐसा ही गाना चाहिए जिसमें बहुत मतलब अच्छे से हुक लाइन हो, ताकि जो यंगस्टर्स याद हो जाए, बिल्कुल मतलब मुंह पे चढ़ जाए हुक लाइन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आरंभ है प्रचंड है, अब रश्मि रति की कुछ पंक्तियां अगर सुने तो उसमें कोई हुक लाइन नहीं है, लेकिन जब आप सुनना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं दिनकर जी की कविताएं, तो आप ना उसमें बिल्कुल विलीन हो जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि इसका हुक क्या है, आप जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है। तो मेरे जो भी मित्र हैं उस वक्त देख रहे हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा है तो मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे शिकायत भी है मेरी, आज इसी जरिए सुन लीजिए कि हुक लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है, ये जरूरी है कि गाना कितना अच्छा है, लोगों को याद फील दे रहा है। बिल्कुल, अगर आप महसूस नहीं कर सकते किसी आर्ट फॉर्म को, तो चाहे कितना भी आप उसको सजा दजा के परोस दो, कितने भी बड़े बड़े कलाकार उसे गा लें। और एक अदनान सामी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था पिछले कुछ हफ्तों पहले, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गाना अचानक से गंदा सा गाना आया और वो बहुत पॉपुलर हो गया, चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, और आपको गुस्सा आ रहा है, क्या सुन रहे हैं लोग, अच्छा संगीत कहाँ गया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संगीत है वो संभाल लेगा, संगीत संभाल लेता है अपने आप को। कुछ वक्त के बाद वैसे गाने, वैसे जो लोग होते हैं, वो अपने आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं रखता। आज आप कोई भी खोया खोया चांद आप गाना सुन लीजिए, लग जा गले सुन लीजिए, रीमिक्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उन गानों की, उन शब्दों की बहुत ज्यादा वैल्यू है जो अब गिरती जा रही है। जी जी जी, तो इसीलिए रीमिक्स बन रहे हैं। साउंड या म्यूजिक भले ही नया दे दें, लेकिन जब भी व्यक्ति रीमिक्स सुनता है उसे पुराना गाना और पुराना संगीत याद आता है। हाँ, तो आनंद बख्शी जी के आप कोई भी गीत सुन लीजिए उस वक्त के, तो आप ना अभी भी उसे गुनगुनाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी जो आप गाने सुन रहे हैं, जिन गानों की आप बात कर रहे हैं, जिसमें एक ही शब्द को 50 बार रिपीट किया जाता है, और क्या होता है ना, आजकल एक इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है, आप किस तबके से आप बिलोंग करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो ये मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ। हाँ, सो अगर आप एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके पास है वो सत्य है, वो ग्राउंडेड है, और उसे कोई नहीं बदल सकता, वो है, जड़ों में है वो, और जड़ों से कट के पेड़ आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप उस जड़ को मत छोड़िए, आप अपनी भाषा को मत छोड़िए, आप उन शब्दों को मत छोड़िए जो आपने शुरू से सीखे हैं, जब से आप अपने आसपास के वातावरण में रहे हैं, आपने जो भी सीखा है उसे मत छोड़िए,
क्योंकि इंग्लिश जो बनाना होता है आजकल, जी, वो इसलिए सोचते हैं कि इससे कूल लगेगा। तो आपको कूल बनना है या अच्छा बनना है, दोनों में डिफरेंस है। मैं किसी गाड़ी के नाम पे, किसी झुमके, बाली और इनके नाम पे गाने 50 बना दूं कि मुझे लड़कियों के गाने अभी जो काफी पंजाबी गाने जो आते हैं, हाँ, ये इसको बोलते हैं पैपी सॉन्ग्स जो हैं, तो ये एक क्षणिक भर का आपको कहते हैं कि फेमस होना है क्षणिक भर के लिए, ये आपको यादगार बन जाना है। तो यादगार बनने का जो सफर होता है वो बहुत स्ट्रगल लिए हुए होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्ट्रगल करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे तो उतने यादगार बनेंगे। अच्छा, इसका एक सिंपल सा रूल भी है, आप अगर मेमोरीज नहीं बना सकते तो आपका संगीत, आपकी लिखाई किसी काम की। आपको उससे मेमोरीज बनाना है, क्योंकि ये जो संगीत होता है और जो लिखाई होती है, ये आपकी अकेले की नहीं होती है। हर इंसान जो सुनता है वो उसकी कहानी में जुड़ जाता है, चाहे वो उसका स्ट्रगल का वक्त हो या फिर उसकी नया नया प्यार हो उसकी जिंदगी में, या वो दुखी हो बहुत ज्यादा, या वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हो, आपके शब्द सुन के वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है। जब तक अगर आपके लिखे हुए से कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है तो आपका लिखना व्यर्थ है। दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी प्रश्न मैं सुमित जी से पूछना चाहूंगी और चाहूंगी कि संक्षिप्त में उत्तर दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो राइटर्स होते हैं उनके शब्द चोरी हो जाते हैं, धुन चोरी हो जाती हैं, तो जो बहुत गरीब या बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो बहुत पिछड़ी जगहों से आते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि उन्हें कैसे संभाला जाए, तो उस बारे में आप बताइए। जी, पहली तो बात, मैं लॉयर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझा पाऊँगा, बट जितना मुझे पता है, जो चीज़ मैंने फॉलो की है, आप भी कर सकते हैं। जो हिंदुस्तान का लॉ है, कानून, उसके हिसाब से आप जिस वक्त किसी चीज़ को लिख देते हैं या बोल देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है जिसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि इस डेट पे मैंने रिकॉर्ड किया था, वो उसी वक्त कॉपीराइट हो गया। वो चाहे आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो, आपके ईमेल में आपने कुछ लिखा हो, तो आपको इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि हमारी जो सरकार है उन्होंने कॉपीराइट एसोसिएशन बनाए हो। और मैं अंत में कार्यक्रम के 2 पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखना चाहूँगी कि ये कागज़ है जनाब, लिखने के लिए भीगी कलम मांगता है। ये कागज़ है जनाब, लिखने के लिए भीगी कलम मांगता है, और लिखना हो गर इश्क तुम्हें, और गर लिखना है इश्क तुम्हें तो इश्क लिखने के लिए ये खूने दिल मांगता है, ये खूने दिल मांगता है। सुमित जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।